अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज्यूरिस्ट डॉट पीके के साथ मैं उसामा जमील हूँ। नाजरीन, कहा जाता है कि क्रिमिनल ट्रायल किसी भी क्रिमिनल एडवोकेसी का एक अहम जुज़ है, एक अहम हिस्सा है। अगर क्रिमिनल एडवोकेसी पर अबूर हासिल करना हो तो क्रिमिनल ट्रायल पर अबूर हासिल किए बगैर एडवोकेसी पर अबूर हासिल नहीं हो सकता। और इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि क्रिमिनल ट्रायल के बगैर जो क्रिमिनल एडवोकेसी है वो अधूरी है, नामुकम्मल है। तो आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे जो कि हमारा क्रिमिनल ट्रायल बेसिक्स है। तो हमारे हमें ज्वाइन किया आज जवाद जफर साहब ने। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैं और साथ ही क्रिमिनल लॉ एक्सपर्ट हैं और साथ ही सीनियर पार्टनर हैं जवाद जफर एंड एसोसिएट्स के। वेरी वार्म वेलकम टू यू जवाद साहब एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। थैंक यू सर। वक्त ज़ाया किए बगैर जवाद साहब आपकी तरफ आएंगे। सर बताइएगा, ये क्रिमिनल ट्रायल जो है बेसिकली ये होता क्या है? क्रिमिनल ट्रायल बेसिकली इसको समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि क्राइम होता क्या है। तो वो जी। एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। क्राइम हमारे, अगर हम पाकिस्तान के एंगल से देखें तो यहाँ पे कोई भी जब क्राइम कमिट होता है ना, तो उसके बाद उसको ट्राई करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है कि उसमें इनिशियली एफआईआर लॉन्च होती है, जिसके ऊपर हमने बड़ा कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस किया हुआ है। जी। दूसरा तरीका ये होता है कि एक प्राइवेट कंप्लेंट आती है उसमें। तो ये दोनों चीजें जो हैं, ये बेसिकली डेट आर द कीज टू वर्ड्स द क्रिमिनल ट्रायल। तो यानी जिससे क्रिमिनल ट्रायल ने आगे चलना होता है। तो जब एफआईआर लॉन्च होती है तो उसके बाद एक कमरा खुल जाता है जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है। तो जब इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाती है तो उसके बाद अगर एफआईआर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई हो तो उसका फिर रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 या उसको चालान कहते हैं, वो अदालत में सबमिट कर दिया जाता है। और अगर उसमें एफआईआर ना लॉन्च हुई हो या उसमें एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा इशू आ जाए कि जो कंप्लेनेंट पार्टी है वो सेटिस्फाइड ना हो इन्वेस्टिगेशन से, तो वो भी फिर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करती है। तो इन दोनों सूरतों में जब केस कोर्ट में चला जाता है तो उस वक्त फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा सर, आपने चालान की बात की तो ये भी बताइएगा कि चालान बेसिकली होता क्या है, इसका क्या फॉर्मेट है, कितने कॉलम हैं, एटीसी वगैरह, इस पे रोशनी डालिएगा। देखें, जो चालान या रिपोर्ट अंडर सेक्शन, पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं इसको, अंडर सेक्शन 173 जी। सीआरपीसी, उसमें कुल 7 खाने होते हैं। पहले खाने में उसमें कंप्लेनेंट का नाम होता है। दूसरे खाने में 2 तरह के मुलजम होते हैं। ये बात बहुत ही अच्छी तरह समझ लें कि एक रेड इंक से लिखा होता है, एक ब्लू इंक से लिखा होता है। और ये वो मुलजमान होते हैं जिनको चालान नहीं किया जाता। रेड इंक से लिखा गया हो तो वो एब्सकॉन्डर होता है, जिसको इश्तिहारी भी कहते हैं हम लोग। और अगर ब्लू इंक से लिखा गया हो तो ये वो मुलजम होता है जिसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो तफ्तीशी अफसर ये समझे कि इस बंदे के खिलाफ कोई सबूत नहीं रिकॉर्ड पे आ सका, तो वो फिर उसका नाम जो है वो ब्लू इंक के साथ लिख के खाना नंबर 2 में फॉरवर्ड करता है। खाना नंबर 3 में गुनाहगार मुलजम जो कस्टडी में होते हैं उनके नाम होते हैं। खाना नंबर 4 में जो मुलजम गुनाहगार हों और जमानत पे हों उनके नाम होते हैं। खाना नंबर 5 में बरामदगी के बारे में होता है। या 6 में गवाहान होते हैं, और ये दोनों 5 और 6 गवाहान और बरामदगी के बारे में है। 7 में मुख्तसर खिलाफ मुकदमा होता है। तो जब क्रिमिनल ट्रायल करना हो ना और सीखना हो तो उसके लिए जो पुलिस रिपोर्ट है उसके खानों की तकसीम का समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि इसका बेसिक तरीका ये होता है कि एक पुलिस रिपोर्ट लें, उसकी ट्रांसलेशन करें या उसको उर्दू में भी रीराइट करें ताकि आपको उसकी बेसिक की समझ आ सके। और इसमें एक सप्लीमेंट्री बात है कि चालान सबमिट कब होता है। तो उसके लिए जो सेक्शन 170 है ना सीआरपीसी का, वो बताता है कि चालान कब सबमिट होता है। यानी 2 सूरतें होती हैं जिसमें चालान सबमिट होता है। जब पुलिस ऑफिसर किसी को समझे कि इसके खिलाफ सबूत आ चुका है सफा मिसल के ऊपर गुनाहगारी के मुतालिक, तो वो या कस्टडी में होगा मुलजम या वो बेल पे हो, तो फिर चालान सबमिट होता है। कुछ ऐसे भी केसेस देखने में आते हैं जिनमें ना मुलजम कस्टडी में होता है ना बेल पे होता है, लेकिन उसका चालान फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो 170 इसके ऊपर बार लगाता है। वो कहता है कि पुलिस रिपोर्ट
तभी फॉरवर्ड होती है, या मुलजम कस्टडी में हो या बेल पे हो। राइट सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि चालान जो सबमिशन है वो कब होती है और कब नहीं करनी चाहिए, व्हेन और व्हेन नॉट, इसके ऊपर रोशनी डालिए। चालान की सबमिशन, जी जी, कब चालान की सबमिशन की जाती है और कब जो है वो नहीं की जाती। हाँ, इसका प्रोसीजर ये होता है कि जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये 173 में ही लिखा है कि बेसिकली 14 डेज दिए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने के लिए। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो 14 डेज में इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करके उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिपोर्ट जो है उसने फॉरवर्ड करना होती है। यानी बेसिकली आईओ के पास 17 डेज होते हैं किसी चालान को सबमिट करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक बादशाही बनाई हुई है इसलिए वो सबमिट नहीं करते, वरना जो 173 में लॉ की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक विद इन 17 डेज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू सबमिट द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 बिफोर द कोर्ट। उसके सबमिट करने का तरीका ये होता है कि आयु जब अपने इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करना है तो वो इसको खानों में तकसीम करके लिख के रिपोर्ट बना के चालान बना के वो अपने प्रोसिक्यूटर को फॉरवर्ड करता है। प्रोसिक्यूटर फिर उसकी स्क्रूटनी करता है और उस पर देखता है कि कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई चीज़ ज़्यादा तो नहीं आ गई। वो जो भी ऑब्जेक्शन होते हैं वो पहले उसके सारे वो क्योर करवा के फिर उसको वो फॉरवर्ड करता है टूवर्ड्स कंसर्न एरिया मैजिस्ट्रेट। क्योंकि सीआरपीसी की रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है ना, अनटिल के स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ हो, हम चूंकि जनरल बात कर रहे हैं, कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी केस की डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेती, तो वो हर चालान कहाँ सबमिट करता है, इलाका मजिस्ट्रेट के पास। तो इलाका मजिस्ट्रेट के पास जब चालान आता है तो वो फिर अगर वो देखता है कि ये खुद की जुरिस्डिक्शन है तो वो खुद सुन लेगा, अदरवाइज 190 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी के तहत वो उसको मुतलका जो कोर्ट है वहां उसको फॉरवर्ड कर देगा। राइट। अच्छा सर, आपने भी बात की और हम भी या हम प्रैक्टिस भी देखते हैं, राना सनाउल्लाह साहब का केस था नारकोटिक्स का, तो उसमें भी देखते थे कि अदालत रोज कहती थी कि चालान सबमिट करें, चालान सबमिट करें। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो 17 डेज, लेकिन ये क्या वजूहत है कि इतना डिले किया जाता है, इतना डिले किया जाता है, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि चूंकि अब ना मॉडर्न जराए आगे हैं इन्वेस्टिगेशन के, समटाइम्स ये होता है, अगर हम राना सनाउल्लाह के केस को देख लें उसमें तो खैर एक अननेसेसरी वो डिले था, अदरवाइज उसमें जैसे फोरेंसिक लेबोरेटरी की रिपोर्ट आनी है उसमें भी टाइम लग सकता है, लेकिन वो बाद में भी आ सकती है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो साथ ही आए। लेकिन चाहिए तो ये कि वो विद इन टाइम आए और ताकि वो कॉपीज जब सप्लाई हों एक्यूज को तो वो सप्लाई हो सकें। उसके बाद कुछ कॉल डेटास लेने होते हैं, कॉल डेटास में भी देर हो सकती है, फिर उनकी कोई और उन्होंने करवानी होती है फोरेंसिक्स वगैरह जगह की या कुछ और चीज़ों की, फिंगरप्रिंट्स वगैरह की, तो इसलिए डिले हो सकता है। लेकिन हमारे चूंकि कोर्ट्स भी इसके ऊपर इतना फोर्स नहीं करती और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो हैं वो भी थोड़ा सा लिथार्जिक हैं, तो इसलिए उनके एटीट्यूड की वजह से इतना डिले होता है। वरना ये अगर चालान 70 डेज में आना शुरू हो जाए और उसके बाद फौरन प्रोसेस इनिशिएट हो तो मेरा ख्याल है कि इससे भी जो एक स्पीडी जस्टिस वाला कॉन्सेप्ट है ना वो रिवाइव हो सकता है। एक पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ही ओवरहॉल आ सकता है और बेहतरी की तरफ शायद हम जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है। उसकी रीजन ये है कि जो चालान होता है ये बेसिक्स इसी के ऊपर ट्रायल सारा बेस करना है। राइट। अच्छा सर, चालान हो गया, कॉग्निजेंस। अच्छा, कॉग्निजेंस की तरफ आएंगे। कोर्ट्स जो है, चाहे वो सेशंस कोर्ट हो या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट हो, तो वो किस टाइम जो है वो कॉग्निजेंस लेगी और उसका क्या प्रोसीजर हो? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैसे कॉग्निजेंस वाला। ये सारी प्री ट्रायल की ही बातें हैं, कमेंसमेंट तो शायद आज हम इसी भी बात करते रहें। जब चालान आता है तो उसके साथ जो उसका फ्रंट पेज होता है, उसकी जब मुख्तसर मुकदमा जहाँ पे ख़त्म होते हैं ना, तो उसके नीचे डॉक्यूमेंट्स के बारे में लिखा होता है कि फलां डॉक्यूमेंट्स अटैच हैं। बेसिकली जब पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो वो दो तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा होता है। एक वो डॉक्यूमेंट्स चालान जब कोर्ट में आता है तो वो जुडिशियल फाइल बन जाता है जो उसके साथ अटैच होने होते हैं। एक वो डॉक्यूमेंट्स जो पुलिस फाइल से अटैच होने होते हैं। और मैं यहाँ पे ये सब बात एक ऐड करता चलूँ कि जो पुलिस प्रोसीडिंग्स हैं वो 172 जो सीआरपीसी में उसका सेक्शन है, मुतल्लिका रेलिवेंट सेक्शन है, वो 172 सीआरपीसी है। तो वो पुलिस प्रोसीडिंग्स का वो पुलिस फाइल बन जाती है कोर्ट में आके, और जो चालान होता है वो जुडिशियल फाइल बन जाती है।
उसके साथ जितनी भी रिकवरीज होती हैं वो उसमें लगी होती हैं, जो रिमांड्स लिए जाते हैं, रिमांड फॉर्म सारे लगे होते हैं उसके अंदर, जो डॉक्यूमेंट्स, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, अगर कोई उसके किसी का मेडिकल हुआ है तो उसकी रिपोर्ट्स, अगर 302 का केस है तो उसमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट्स लगेंगी साथ, उसमें जो साइट प्लान जो है, स्केल्ड साइट प्लान एंड अनस्केल्ड साइट प्लान साथ लगेंगे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ये सारे इकट्ठे होके कोर्ट में आ जाएंगे। जब ये कोर्ट में आएंगे तो अगर मैजिस्ट्रेट का अपनी समझेगा कि मेरा ही ट्राई करने वाला केस है तो वो फिर खुद रख लेगा, वरना वो मुतलका कोर्ट में भेज देगा। जब मुतलका कोर्ट में केस पहुंचेगा तो कॉग्निजेंस, आजकल हमारे बड़े स्टीरियोटाइप्स 3 लाइनें लिख देते हैं कि ये केस हमारे पास आया, हमने इसको पढ़ा, तो हम मुलज़म को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। हालांकि कॉग्निजेंस लेना बिल्कुल ये नहीं होता। कॉग्निजेंस लेना ये होता है कि जुडिशियल माइंड को अप्लाई करना है। और स्टेट केस में तो मैजिस्ट्रेट साहबान या हमारे जो एडिशनल सेशन जजेस हैं वो बिल्कुल ही कोई ऑर्डर नहीं लिखते। नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ, शायद कभी लिखते भी हों, लेकिन जैसे कंप्लेंट केस में जब एडमिट करते हुए प्रोसेस इशू होता है तो स्टेट केस में भी जुडिशियल माइंड को अप्लाई करते हुए ऑनरेबल कोर्ट्स को ये बात लिखनी चाहिए कि हम इस फाइल में से एक दफ़ा गो थ्रू हो गए हैं, उसमें फ़लाँ चीज़ें अवेलेबल हैं, हम इन चीज़ों के मुताबिक ये समझते हैं कि सफिशेंट मटेरियल हमारे पास है कि हम इसे एक्यूज के खिलाफ प्रोसीड कर सकें, तो वो फिर उसको प्रोसेस इशू करते हैं। तो इस सारे काम को कॉग्निजेंस लेना कहते हैं। तो वो प्रोसेस फिर सेक्शन 204 ऑफ सीआरपीसी के तहत प्रोसेस इशू करेंगे, वो देखेंगे। फिर वो सेकंड स्केड्यूल जिसको हम बार बार लेके आते हैं, क्योंकि सीआरपीसी की जो जान है ना वो सेकंड स्केड्यूल ही है ऑलमोस्ट, वो फिर देखेगा कि सेकंड स्केड्यूल में अगर तो वारंट है फर्स्ट इंस्टांस पे तो वो वारंट इशू कर देगा, अगर उसके समन्स हैं फर्स्ट इंस्टांस पे तो वो उसको समन कर लेगा। तो इसे कहते हैं कॉग्निजेंस लेना। राइट। अच्छा सर, कॉग्निजेंस हो गई, तो कॉग्निजेंस के बाद का क्या प्रोसीजर होता है? कॉग्निजेंस जब कोर्ट ले लेती है तो वो प्रोसेस इसको कहते हैं हम इशू करती है। प्रोसेस में अगर तामील हो जाए तो फिर उसकी अटेंडेंस को कंपेल करने के लिए सेक्शन 75 से लेके 90 तक पूरी एक सीरीज है हमारे पास, 91 के बॉन्ड्स तक हम समझें इस चीज को डील करती है। कोर्ट फिर उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए पहले समन्स, अगर वारंट्स है तो वारंट्स, फिर नॉन बेरेबल वारंट्स निकालेगी, उसके बाद उसका प्रोक्लेमेशन इशू करेगी, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी अटैच करेगी, और अगर उसकी तामील हो जाती है तो वो फिर अपना वकील एंगेज करेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि वकील एंगेज करने के लिए कौन सा लॉ है। अगर किसी ने मुल्ज़म की तरफ से वकील एंगेज होना है तो उसके लिए जो आर्टिकल 10 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें ये लिखा हुआ है कि एवरी अक्यूज्ड हैज अ राइट टू बी डिफेंड बाय अ प्लेडर ऑफ हिज ओन चॉइस। और अगर हम सीआरपीसी को देखें तो उसका सेक्शन 340 सबसेक्शन 1, सेक्शन 340 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड करता है कि वो कोई भी मुल्ज़म अपनी मर्जी के वकील को एंगेज कर सकता है। तो यहाँ पे काउंसिल फॉर एक्यूज्ड आ जाएगा। उसके बाद जब वो अपीयरेंस देगा तो फर्स्ट डेट के ऊपर अगर कोई उसके बॉन्ड्स वगैरह लेने हों ट्रायल कोर्ट ने, जैसे कंप्लेंट वगैरह होती है, तो वो उसे कहेगी 91 सीआरपीसी के तहत कि आप बॉन्ड सबमिट करें। अगर वो ऑलरेडी बेल के ऊपर हो या कस्टडी में हो तो वो उसको 265C में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेशंस ट्रायल, तो वो 265C में उसको कॉपी सप्लाई कर देंगी। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर कंप्लेंट में ट्रायल इनिशिएट हो रहा हो तो जिस दिन प्रोसेस इशू होगा उस दिन कंप्लेनेंट, उस दिन से लेकर विद इन 3 डेज जो कंप्लेनेंट है वो कॉपी सप्लाई कोर्ट में सबमिट कर देगा ताकि वो ऑनवर्ड सप्लाई हो सके एक्यूज को। तो जब कॉपी सप्लाई होंगी तो उसके बाद 7 दिन का टाइम होता है चार्ज फ्रेम होने का। चार्ज कैसे फ्रेम होता है तो 265D इसको डील करता है चार्ज को। वो 265D की लैंग्वेज ये है कि जो ट्रायल कोर्ट है वो सारी मटेरियल को फिर दोबारा देखेगी, उसमें देखेगी, और एक्यूज के जो काउंसिल है वो वहां पे केस को आर्ग्यू कर सकते हैं कि जी हमारे खिलाफ चार्ज नहीं बनता। वो 265K की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो 265D की भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट जो बेसिकली उसने देखना ये होता है कि क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस अवेलेबल है इसके खिलाफ प्रोसीड करने के लिए। अगर सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल है तो वो प्रोसीड करेगी, वरना उसको 265D में ही रिलीज कर देगी।
जब 265 डी में चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो उसमें दो बातें होती हैं, या तो एक्यूज प्ली गिल्टी कर लेगा, अगर प्ली गिल्टी करे तो 265 ई में वो फिर उसको कॉन्विक्ट कर देगी ट्रायल कोर्ट, बट इट इज द डिस्क्रेशन ऑफ द ट्रायल कोर्ट, वो चाहे तो सजा दे, ना चाहे तो ना सजा दे, बल्कि ट्रायल प्रोसीड कर ले। और अगर वो प्ली गिल्टी नहीं करता तो फिर 265 एफ 265 एफ सीआरपीसी में वो एविडेंस को तलब कर लेगा, जो कंसर्न कोर्ट होती है वो एविडेंस को तलब कर देगी। जब एविडेंस तलब होगी तो फिर वहां पे कंप्लेंट काउंसिल की भी एंट्री पहले भी हो सकती है, कोई बार नहीं है, लेकिन मुमकिन है उनको पता ही ना हो, वो इतनी परसुएंस ना दे रही हो केस को, तो फिर विटनेसेस को बुलवाया जाएगा, तो फिर यहाँ पे कंप्लेनेंट काउंसिल एंगेज होगा। तो कंप्लेनेंट काउंसिल के लिए भी 493 सीआरपीसी एक सेक्शन है जिसके तहत कंप्लेनेंट काउंसिल एंगेज होता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि पंजाब में तो सिंपली कंप्लेनेंट काउंसिल आते हैं और आके अपना पावर ऑफ अटर्नी सबमिट करते हैं ट्रायल कोर्ट के आगे, और ट्रायल कोर्ट उसको एक्सेप्ट करके वो उसको परमिशन दे देती है कि ठीक है आप प्रोसिक्यूटर को असिस्ट करें, और इस पे जजमेंट्स भी हैं। वैसे रूटीन भी यही है कि जब प्रोसिक्यूटर देखता है कि कंप्लेंट काउंसिल आ गया है तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं और कंप्लेंट काउंसिल लीड करता है। हालांकि लॉ ये कहता है कि जब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वो लीड करेगा और जो काउंसिल प्राइवेटली एंगेज्ड होगा वो उसको असिस्ट करेगा। अच्छा, सिंध में जब कराची में ट्रायल करने का इत्तेफाक हुआ तो वहां पे बिल्कुल ही डिफरेंट है काम। वहां पे अगर आपने कंप्लेंट की तरफ से पेश होना है तो यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द कोर्ट अंडर सेक्शन 493 ऑफ सीआरपीसी कि मैं इसमें केस को परसू करना चाहता हूँ। वो पहले परमिट करते हैं कंप्लेनेंट काउंसिल को कि आप आ जाएं तो प्रोसीड करें इसके ऊपर। तो ये बेसिकली ट्रायल है। तो जब चार्ज फ्रेम हुआ तो साथ ही कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल हो गई। तो पंजाब में या अमूमन सर ये राय पाई जाती है कि लोग सरकारी वकील या प्रोसिक्यूटर्स पर एतमाद भी नहीं करते और उनकी कोशिश यही होती है कि हमारा अपना ही वकील हो, हमारा अपना काउंसिल हो और वही केस को लीड करे। देखें, ये एक्चुअली जब हम लोग प्रोफेशन में आए थे ना, आप अगर कह लें कि 2008-9 से पहले तक यही होता था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते थे ना वो केस टू केस के ऊपर किसी भी लॉयर को वो ले लेते थे, तो वो वाकई ट्रेनी लोग वहां पे होते थे, उन पे बिलीव नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो हमारी करंट लॉट है ना प्रोसिक्यूटर्स की, वो बहुत ही आला लॉट है। मैं पर्सनली जानता हूँ बहुत सारे प्रोसिक्यूटर्स को, मेरे दोस्त भी हैं, मैं जानता भी हूँ। तो अब बाकायदा वो उनको रिक्रूटमेंट हुई, उनकी वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो हर जगह जाते हैं। तो अब ये कंसेप्ट जो है ना वो मैं नहीं समझता कि ये सही कंसेप्ट है। वो भी इक्वली गुड है, इक्वली कॉम्पिटेंट है। उसकी मैं मिसाल देता हूँ कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें स्टेट इन्वॉल्व होती है, उसमें प्राइवेट काउंसिल एंगेज नहीं होते, जैसे नारकोटिक्स के केसेस होते हैं। तो उसमें जो कन्विक्शन एविडेंस और ट्रायल है वो बहुत ही अच्छा करते हैं जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। बल्कि कुछ तो मैं ऐसे देखता हूँ प्रोसिक्यूटर जो पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे होते हैं हर चीज में, और वो बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के। अच्छा, अब इसके बाद आगे आए, लेकिन फिर भी मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर प्राइवेट काउंसिल एंगेज हो जाए कंप्लेंट साइड से और प्रोसिक्यूटर दोनों मिलके काम करें तो ज़ाहिर इंसान है, कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी रहती है, उनके ऊपर रश ऑफ वर्क भी होता है। ज़ाहिर है वो दिन में 20 केस कर रहे होते हैं, प्राइवेट काउंसिल ने सिर्फ एक वही केस करना होता है, वो अपनी बाकायदा फाइल्स के नोट्स बना के आता है। तो इसलिए बेटर ये है कि प्रोसिक्यूटर की असिस्टेंस के लिए जो प्राइवेट काउंसिल है वो भी साथ होना चाहिए कंप्लेनेंट साइड से। सर एक और भी बात है कि हम अला दिल्ला में भी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी रिमार्क्स आ रहे होते हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर्स हैं या दूसरे इदारों के प्रोसिक्यूटर्स हैं, तो उनके खिलाफ बड़ी सख्त राय होती है कि आप केस नहीं तैयार करके आए हो। उसकी मैं एक रीजन देता हूँ। जी, बेशक नाराज हो जाएं नैब के प्रोसिक्यूटर्स, भी दोस्त भी हैं कुछ उनमें से, या इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स भी दोस्त हैं, क्योंकि हमारे ज़रा भाई, हमारी फैमिलीज हम ही से ही जाते हैं लोग। बात यह है कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर्स है ना, ये एक कॉर्पोरेट क्राइम है बेसिकली, और क्रिमिनल लॉ को आप तब तक अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जब तक आप सीआरपीसी की बेसिक्स नहीं समझते। उनकी प्रॉब्लम ये है, जो कि हमने भी नैब के केसेस किए हैं, मैं अभी भी कर रहा हूँ, उनकी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि उनकी बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। ये वो लोग हैं जो थोड़े से पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन उन्होंने ट्रायल वर्क नहीं प्रॉपर किया हुआ, उन्होंने एक एग्जाम दिया, उनको रिक्रूटमेंट कर ली गई। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली देखें ना, प्रोसिक्यूटर का काम क्या है बेसिकली,
ट्रायल होता क्यों है, राइट इस यहाँ पे एक फिलोसफी ऑफ ट्रायल को अगर हम खोल लें तो काफी टाइम उसी पे लग जाएगा। प्रोसिक्यूटर्स का काम ही यही है कि उन्होंने पूरी एविडेंस को कोर्ट के सामने प्रेजेंट करना होता है। तो अगर वो एविडेंस को प्रेजेंट ही नहीं कर सके तो उसके लिए कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रूव करने होते हैं। बाज़ औक़ात आपको सेकेंडरी एविडेंस बनवानी पड़ती है, बाज़ औक़ात आपको डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स लेके आने पड़ते हैं, कुछ प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद विटनेसेस को तैयार करवाना पड़ता है। विटनेसेस ज़ाहिर है जिन्होंने अगर एविडेंस देनी है उनकी मेमोरी को रिफ्रेश करवाना, सारा कुछ करना। इतनी इतनी मोटी फाइल्स हैं, अगर 10 केस लगे हैं वो 10 केसेस में से कैसे गो थ्रू होते हैं। चाहिए तो ये कि एक एक प्रोसिक्यूटर को 10-10 केस सिर्फ करने चाहिए और गवर्नमेंट को पैसे देने चाहिए इस बात के, उनको जो उनकी तनख्वाह से हट के कि ये आप एडिशनल काम कर रहे हैं, आप ये भी काम करें साथ। देखा ना, जितनी सैलरी गवर्नमेंट उनको दे रही है उसमें अगर प्रिज्यूम कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए सैलरी है नैब के प्रोसिक्यूटर की, तो बिल्कुल कोई अच्छा जो ट्रायल का काबिल वकील है वो 2 लाख रुपए महीने में कभी भी काम नहीं करता। वो तो एक केस का 2 लाख नहीं लेता, तो वो कैसे करेगा 2 लाख रुपए में काम। अब वो रिजल्ट क्या होता है कि बिल्कुल ट्रेनी बच्चे आते हैं, वो काम कर रहे होते हैं वहां पे, तो अब उनको जजेस बेसिकली सपोर्ट कर रहे होते हैं कि आप ये चीज मिस कर रहे हैं, इसको ऐड करें, ये भी चीज मिस करें, इसको ऐड करें, क्योंकि जजेस वो हैं जिन्होंने इतना काम किया होता है और वो हर चीज को समझ रहे होते हैं। तो वो बेसिकली जो सारी एविडेंस है उसको प्रेजेंट करने में या प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने में नाकाम हो जाते हैं। उसकी मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे कॉल डेटास होते हैं। अब वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता क्या है, वो एक पुलिस वाले को भेजता है, कॉल डेटा ले लेता है, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। कॉल डेटा की रिसीविंग जो है वो उनके ऑथराइज्ड ऑफिसर से जाके खुद आईओ ले और उस बंदे को बतौर गवाह साइट करे उसमें, और प्रोसिक्यूटर उस बंदे को समन करे कोर्ट में और वो आके एविडेंस दे, तो कॉल डेटा जो है वो प्रूव होगा। अब आईओ ने ले लिया, उसने कोर्ट में कह दिया, तो क्वेश्चन ये है कि ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट ही नहीं है, ये तो प्राइवेट रिकॉर्ड्स हैं, जो जितने भी हैं रिकॉर्ड्स हैं सारे, तो वो कैसे प्रूव हो सकते हैं कोर्ट में। तो बेसिकली जो नैब को सुप्रीम कोर्ट से इतनी वो तारीफें सुनने को मिलती है ना उनके प्रोसिक्यूटर्स को, उसकी रीजन ये है कि वो सारी एविडेंस ही पुट नहीं करते, जिसकी वजह से रिजल्ट ये होता है कि जो एक्विटल्स इतनी आ रही होती हैं। हालांकि बड़ा रिजिड लॉ है और उस पर प्रिजम्पशन ऑफ जो इनोसेंस है वो भी खत्म हो जाती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी शिफ्ट हो जाता है, इसके बावजूद सही वो एफिशिएंसी जो हमें नजर नहीं आती उसमें। सर सारा कुछ हो गया, ट्रायल भी स्टार्ट हो गया, चालान सबमिशन भी हो गई, कॉग्निजेंस भी हो गया, एविडेंस वगैरह भी आ गए, लॉयर भी इंगेज हो गया। अब फर्ज किया एक लॉयर जो है वो इंगेज हो गया, तो वो किस तरह से ट्रायल वर्क में तैयारी करे और किस तरह से अपने केस को अच्छी तरह आर्ग्यू करे और जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे, इस पे रोशनी डालिएगा। हाँ, ये चूंकि अगर हम फर्दर चलेंगे ना आगे उसकी तरफ कि ट्रायल जब कमेंस होता है फिर क्या होता है उसमें, वो फिर एक लंबी डिबेट हो जाएगी। मेरा ख्याल है आज हम यही बात करते हैं कि एक वकील साहब के पास आपको केस आता है तो वो कैसे उसको करेंगे, तैयार कैसे करेंगे और उसको पेश कैसे करेंगे। तो उसमें पहले हम बात करते हैं कि अगर हम एक्यूज्ड के लॉयर हैं और हमारे पास एक केस आता है तो हमने उसको कैसे तैयार करना है। एक्यूज्ड की तरफ से केस को अगर प्रेजेंट करना है ना, सबसे मुश्किल काम क्या होता है कि वो डिफेंस क्या लेना है हमने। देखे ना, जब कंक्लूड होगा ट्रायल तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई दिस केस इज अगेंस्ट यू एंड व्हाई पीडब्ल्यूज डिपोज्ड अगेंस्ट यू, तो उसका आंसर क्या है। तो डिफेंस के बारे में ये कहते हैं कि डिफेंस इज ऑलवेज इन द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो अच्छा ट्रायल डिफेंस का ट्रायल का वकील होता है ना, वही होता है जो अच्छा डिफेंस ले। और डिफेंस वो लेना चाहिए जो किसी की समझ में भी ना आए कि वो डिफेंस ले लिया जाता है। और मैं फिर इस पे रिपीट करता हूँ, रिआइटरेट करता हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि डिफेंस इज ऑलवेज इन द स्टोरी ऑफ प्रोसिक्यूशन। वो बड़ा होता है वहां पे, सिर्फ उसको निकालना है वहां से। अच्छा, उसका काम ये है कि ऑफ द रिकॉर्ड, चूंकि एक चीज नए बच्चों के लिए है, जो पुलिस फाइल्स में मास वाई 161 की स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस के या फर्स्ट इंस्पेक्शन नोट्स के हम ऑफिशियली कोई चीज नहीं ले सकते, ठीक है। उसमें होता क्या है कि अनऑफिशियली पुलिस फाइल सब भी ले लेते हैं। तो एक दफा उसमें से गो थ्रू जरूर हो जाए कि उसमें लिखा क्या है, क्या नहीं है, उसने कैसे प्रोसीड किया, क्या उसने केस डायरीज लिखते वक्त टाइमिंग सही ऑब्जर्व की, क्या उसने जगह के बारे में लिखा।
पुलिस ऑफिसर्स करते क्या हैं कि हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जितने भी हैं ना, उन्होंने 2-2 3-3 बंदे रखे होते हैं पुलिस डायरीज लिखने के लिए, जो बैठे लिख रहे होते हैं, धड़ाधड़ जिंदगियां लिख रहे होते हैं, इसलिए वो कोई ना कोई लकूना जो है ना वो वहां पे छोड़ रहे होते हैं। अच्छा, एक तो ये। दूसरा, जो ट्रायल की जब आपके पास फाइल आती है ना, तो उसको आप मुख्तलिफ पोर्शन में तकसीम करें। उसकी FIR और स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस जो हैं वो उसकी एक फाइल बनाएं, उसकी जो रिकवरी मेमोज हैं उनकी एक फाइल बनाएं, एक खाली फाइल रखें, उसके बाहर लिखते हैं एविडेंसेस, उसमें फिर जब एविडेंस रिकॉर्ड होती जाएगी वो साथ साथ ऐड करते जाएं। एक फाइल रखें जिसमें कोई मिसलिनियस एप्लीकेशंस आएंगी सारी, चाहे वो बेल एप्लीकेशन या दूसरी एप्लीकेशन हो। एक फाइल वो रखें जिसमें मिसलिनियस डॉक्यूमेंट्स हों। एक फाइल वो रखें जिसमें रिपोर्ट्स, चाहे वो मेडिकल रिपोर्ट्स हो, चाहे वो फोरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट्स हो। तो वो सारी चीजें पहले लिख लें। उसके बाद फिर आप एक रजिस्टर उसका मेंटेन करें, उसके ऊपर आप पहले स्टार्ट करें कि FIR को सारी को बिल्कुल उसके बखिए उजड़ के रख दें, उसमें उसको छोटे छोटे पोर्शन पे ले आए, उसकी टाइमिंग चेक करें कि कितने बजे ऑकरेंस हुआ है, उसमें डिले कितना है, FIR की जो लॉजिंग है उसमें। उसके बाद उसमें इंजर्ड कौन है, डिसीज्ड कौन है, डिसीज्ड की एज क्या थी और इंजर्ड की एज क्या थी, और उसमें कंप्लेनेंट कौन है, और प्लेस ऑफ अकरेंस क्या थी, और प्लेस ऑफ अकरेंस का जो जहाँ पे अकरेंस हुआ है उसका और थाने का कितना डिस्टेंस कितना है, और डिले कितना है बिटवीन लॉजिंग ऑफ FIR और अकरेंस का। उसके बाद फिर अपने पोस्टमार्टम के ऊपर देखना है, अगर हम मर्डर का केस कर रहे हैं, कि पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ, क्योंकि ये बहुत रेलिवेंट होता है। अगर पोस्टमार्टम लेट हो तो इट मींस कि जो विटनेसेस थे वो एट द प्लेस ऑफ अकरेंस वो थे ही नहीं मौजूद, इसलिए पोस्टमार्टम की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डिसीज था उसको इंजर कंडीशन में अगर अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में उसको किस बंदे ने एंटर करवाया, वहां पे उसकी एंट्री स्लिप किस बंदे ने बनाई, उसको कोई रिश्ता था कि नहीं था। अगर मौके पे 1122 की कॉल हुई तो वो कॉल किसने की, उसका डेटा सारा निकलवा लें। अगर कोई 15 की कॉल हुई तो वो कॉल किसने की, उसका डेटा निकलवा लें। अच्छा, अगर कोई बंदा हॉस्पिटल लेके गया जिसकी मैंने अभी बात की है कि एंट्री की, उसका रिश्ता देखना है कि डिसीज से क्या है और कंप्लेनेंट से क्या है। तो ये भी नोट करना है कि क्या कोई उनमें से कंपनी कर रहा था कि नहीं कर रहा था। अब तो कैमरास भी लग गए हैं वहां पे। तो उसके बाद जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती है उसको सारा थारोली देखना है। उसके बाद एक इंजरी स्टेटमेंट होती है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR की जो इंजरीज हैं वो इंजरी स्टेटमेंट, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इन सबको आपने रिकंसाइल करना है कि इनमें कितना कितना डिफरेंस है। फिर आपने विटनेसेस के नाम सारे लिखने हैं विदाउट गोइंग के उनमें से किसने आना है किसने नहीं आना। फिर आपके पास सारी डिटेल फाइल है, आप उन विटनेसेस के आगे उनका छोटा छोटा एक जिस्ट लिख देना है कि ये किस किस चीज का इसने एविडेंस किया। समटाइम ये होता है कि एक बंदा कंप्लेंट भी होता है, वो जो ब्लड स्टेन्ड अर्थ होती है उसका भी वो विटनेस होता है, वहाँ पे कोई क्राइम एम्प्टीज मिली हैं उसकी रिकवरी का भी विटनेस होता है, कल को कोई और रिकवरी होती है उसका भी विटनेस होता है। तो आपने सारी डिटेल उसके आगे लिख देनी है ताकि आपको पता हो कि ये कौन सी चीज मिस कर रहा है और कौन सी नहीं कर रहा। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को FIR कहाँ पे मिली, वो कितनी देर बाद मौके पे पहुंचा एज पर पुलिस डायरीज, उसने वहां पे आके क्या क्या किया। तो आपने पूरी जो प्रोसिक्यूशन की फाइल है ना उसको सारी को पढ़ छोड़ना है और आपको वहीं से कोई ना कोई डिफेंस जरूर मिल जाएगा। अगर ना भी मिले तो ये इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव इट्स केस बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट। प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड ऑन इट्स ओन लेग्स। तो हमारा काम सिर्फ ये है कि प्रोसिक्यूशन की जो केस है उसको शटर करना। तो कोर्ट खुद ही आपका जितना मर्जी वीकेस्ट टाइप ऑफ डिफेंस हो, कोर्ट ने अपना माइंड वहीं शिफ्ट करना होता है। अब आ जाए, अच्छा सर, अगर आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से हैं तो तब क्या करना है। फिर वही तरीका की सारी फाइल्स लेनी है, आपने चेक करना है कि आपके विटनेसेस कितने हैं, उनकी आपने सारी एक चार्ट बना लेना है। वो डिफेंस वाले भी बना लेंगे, PW1 PW2 खाली छोड़ देंगे, जैसे जैसे उसमें विटनेसेस आते जाएंगे आप नाम लिखते जाएंगे। इसी तरह एग्जिबिट P1 P2 P3 जो आर्टिकल्स हैं उनका भी आप चार्ट बना लेंगे, जैसे जैसे आर्टिकल्स एग्जिबिट होते जाएंगे आप उनके आगे लिखते जाएंगे। इसी तरह जो डॉक्यूमेंट्स हैं एग्जिबिट PA PB PC उसका एक चार्ट बना लेंगे, जैसे जैसे डॉक्यूमेंट्स आते जाएंगे वो लिखते जाएंगे साथ साथ। अच्छा, यही काम प्रोसिक्यूशन वाले करेंगे, यही काम डिफेंस वाले करेंगे। प्रोसिक्यूशन ने चूंकि एविडेंस करवानी होती है इसलिए वो हर शख्स का नाम लिखेगा, उसके आगे उसका जिस्ट लिखेगा, फिर देखेगा
कि कितने वाहन हैं एक ही सेट में। सेट से मुराद ये है कि एक ही नरेशन, एक ही सीन, एक ही अकरेंस के कितने विटनेसेस हैं। तो उसमें रिकमेंडेशन ये है कि सिर्फ 2 वाहन करवाए जाएं। बहुत करवाना है तो तीसरा भी करवा लें, कंप्लेनेंट +1 या +2 कर दें। तो सम टाइम हमारे लिए प्रॉब्लम ये होती है कि एक विटनेस जो होता है वो चशमदीद भी होता है गवाह, साथ उसने क्राइम एविडेंस भी ली होती हैं। जो दूसरा विटनेस है वो चशमदीद भी है, साथ उसने ब्लड स्टेन ली होती है। तीसरा विटनेस चशमदीद भी है, साथ उसने रिकवरी ऑफ क्राइम वेपन भी करवाई होती है। तो सम टाइम हमें तीनों ही गवाह करवाने पड़ जाते हैं ताकि हम उसको रिकवर कर सकें। तो उसमें साथ एक पुलिस वाला होता है। समटाइम ये भी आ जाता है जो एक्सपीरियंस में या प्रैक्टिस में देखने में आता है। तो उसने हर चीज अपनी जो है वो पहले उसने एक रजिस्टर मेंटेन करना है कि कौन कौन सी एविडेंस जो प्रोसिक्यूशन के पास मौजूद है, जो जुडिशियल फाइल में मौजूद है, वो सारी वो लिख लेगा उस रजिस्टर के ऊपर। जैसे जैसे प्रेजेंट होती जाएगी, एग्जीक्यूट होती जाएगी, उसको काटता जाएगा ताकि कोई मिस ना हो जाए। फिर उसने ये भी उसमें लिखना है कि कौन सी ऐसी एविडेंसेस हैं जो उसके पास मौजूद नहीं है और उसने कहीं ना कहीं से मंगवानी है। तो अगर किसी भी चीज को ट्रायल कोर्ट ने मंगवाना हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो सेक्शन 94 ऑफ सीआरपीसी है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 94 ऑफ सीआरपीसी। ये ट्रायल कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। इसके तहत अगर किसी बंदे की कोई चीज मिस हो जाए, चाहे वो आईओ ने कलेक्ट ना भी की हो, जैसे आपने कोई किसी का कॉल डेटा मंगवाना हो, किसी का आपने कोई फोरेंसिक इसकी वीडियो फुटेज मंगवानी हो, इसी तरह सेशन जज साहब हैं, वो बैंक का कोई रिकॉर्ड मंगवाना हो, उनकी परमिशन से आ जाता है। तो उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है। यू कैन प्रोड्यूस एनीथिंग, उसमें थिंक का वर्ड है। तो वो आपने लिख लेना है कि क्या क्या चीज मंगवानी है ताकि वो चीज मंगवाई जा सके। तो ये प्रोसिक्यूशन का तरीका है और ये डिफेंस का तरीका जो मैंने पहले बताया। अच्छा सर, एक और कंफ्यूजन आती है, ये सवाल भी था हमारे पास कि हाई कोर्ट में ट्रायल के हवाले से कि किस तरह से हाई कोर्ट में ट्रायल हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके हवाले से बड़ी कंफ्यूजन पाई जाती है। इस पे थोड़ा सा हाई कोर्ट की कंकरेंट पावर है, जो 265 A B C D E वही प्रोसीजर है, उस पर लिखा हुआ है कि प्रोसीजर फॉर ट्रायल इन सेशंस कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट किसी भी केस का ट्रायल खुद कर सकती है, वो उठा सकती है। यानी ये कोई केस फर्ज करें कि ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल होती है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट फिर उस केस को डायरेक्टली अपने पास मंगवा लेगी और उसका ट्रायल खुद करेगी। फिर उसकी जो अपील फाइल होगी वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील फाइल होती है। उसमें अगर वो सलाह दे या ना दे, जो भी करे, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का देखेंगे ना, जो अपील्स का है 185 है, 185 में जो डायरेक्ट अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट है, उसमें ये भी है कि हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट से अगर किसी भी केस को मंगवा के उसको ट्रायल करते हुए उसको सजाए मौत या उम्र कैद दे, तो फिर डायरेक्ट उसकी अपील जाती है। तो हाई कोर्ट हर ट्रायल कर सकती है। ये हाई कोर्ट में इसकी हम किसी दिन डिटेल डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शंस कितनी है, तो उसमें हम फिर इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। अच्छा सर, इसके हवाले से जवाद साहब आप मुझे सुन पा रहे? सॉरी, आई कुडंट गेट सर, PLDs या केस लॉज अगर आप कोई मेंशन करना चाहें क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से जो अहमियत के हामिल हो, तो वो कर दीजिएगा। उसके बाद जो है वो सेशन को कंक्लूड करते हैं। वो एक मैं वैसे रिकमेंड करूंगा जरूर पढ़ें, 2003 SCMR 1419। दोबारा रिपीट कीजिएगा सर। 2003 जी, SCMR 1419। ये गुजरांवाला बार के प्रेसिडेंट थे हमारे, नवीद अनवर, नवीद शायद उनका नाम था। उनकी शायद वाइफ का ये मर्डर का केस था। तो उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, हिज लॉर्डशिप, जो हमारे एक्स CJ हैं, उनकी ऑथर की हुई ये जजमेंट है। तो जो ट्रायल को अगर आप समझेंगे लर्न करना है ना, वैसे तो मैं और भी बताऊंगा, लेकिन ये जजमेंट बहुत आला है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और भी ऐड कर दूं, जब डिफेंस की तरफ से ये आपके पास केस आए ना, तो उसके ऊपर उसी वक्त ही रिसर्च करें कि इस प्रोपोजिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का क्या व्यू है, तो फिर अपने केस को उसी पैरामीटर पे लेके चलें। तो मेरे ख्याल बाकी ट्रायल फिर किसी शिफ्ट में करेंगे। तो जी इंशाल्लाह। जवाद साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।